हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है होमोलोगस सीरीज़ पे एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो आज हम इस वीडियो लेक्चर में ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम IUPAC यानी कि IUPAC नॉमेनक्लेचर को स्टडी करने वाले हैं। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैसे नेमिंग करते हैं हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उससे पहले क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, उसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो टॉपिक पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाती है। टॉपिक पे चलने से पहले एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, कम्युनिटी टैब पर हमने ऑर्गेनिक की सीरीज़ भी अपलोड करनी शुरू कर दी है। डेली एक एक क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक से रिलेटेड आपको कम्युनिटी टैब पर, इंस्टाग्राम स्टोरी पर और FB पेज पर देखने को मिलेगा। इंस्टाग्राम की जो मेरा नाम है, जो मेरा अकाउंट है, और फेसबुक पेज का जो नेम है वो है शौर्य केमिस्ट्री 1। तो अगर आप कम्युनिटी टैब पर नहीं आंसर करते तो आप वहाँ भी आंसर कर सकते हो, इट इज़ योर विश। तो ऑर्गेनिक को भी साथ साथ करते चलिए, डेली 1 क्वेश्चन अपलोड होता है, उसे सॉल्व करते जाइए और संडे को उसका सॉल्यूशन अपलोड होगा। ठीक है, सो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बोला हमारा टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ नाम ही सजेस्ट करता है। देखो, होमोलोगस सीरीज़, अब होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम। अब ये देखो, भी ऐसी सीरीज़ में जिसमें कुछ ना कुछ तो सेम होगा, इतना मानते हो। इसको समझने के लिए मैं आपको बोलती हूँ, मान लीजिए अभी आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया है, आप अभी, मैं कह देती हूँ भी आपने क्लास 8th में एडमिशन लेना था। ठीक है, फॉर एग्जांपल भी आपका या छोटा भाई बहन ले लेते हैं, उन्होंने क्लास 8 में एडमिशन लेना था। जब आप एडमिशन करवाने वहाँ पे गई तो अब आपको उन्होंने बोला आपने कौन से क्लास में एडमिशन लेना है, तो आपने बोला मैंने 8th में लेना है। ठीक है, लेकिन आपके पूछने से पहले उन्होंने बता दिया भी हमारे पास सीट्स जो हैं वो LKG से लेकर, ठीक है, क्लास 12 तक हैं। अब ये आपको वो क्लास 8th में सीट क्यों देंगे, क्योंकि आपकी एज क्लास 8th वाली है, मतलब आप क्लास 7 तक पढ़ चुके हो, अब आपने क्लास 8 का सिलेबस पढ़ना है ना। ये तो है नहीं भी वो आपको LKG क्लास पकड़ा देंगे, ऐसा नहीं है ना। मतलब आपकी एज के अकॉर्डिंगली आपने जितना अभी तक पढ़ लिया उस अकॉर्डिंगली आपको क्या करते हैं, क्लास प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूँ भी मेरे पास एक कंपाउंड है नॉर्मल, मैं कह रही हूँ, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है, और एक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, तो क्या मैं उन्हें एक क्लास में रख सकती हूँ? नहीं ना। मैं कार्बन हाइड्रोजन वाले को अलग में रखूँगी, ऑक्सीजन वाले को अलग में रखूँगी, नाइट्रोजन वाले को अलग में रखूँगी। मतलब कि एक बच्चा जो 8th क्लास में जाने वाला होता है उस 8th क्लास में सिर्फ उसी के एज ग्रुप के स्टूडेंट्स होंगे। हाँ, ये हो सकता है कोई आगे पीछे, मतलब 1 साल ऊपर नीचे एज हो जाती है, वो तो मैं समझती हूँ क्योंकि वो बच्चों के उस पर डिपेंड करता है ना, एज ग्रुप पे। लेकिन उनका क्लास 8th वाले स्टूडेंट में LKG का तो स्टूडेंट नहीं आ जाएगा ना। मेरे कहने का मतलब समझिए भी, बड़ी क्लास में क्या हम छोटी क्लास को डाल देंगे, या छोटी क्लास में LKG में क्लास 8th वाले बच्चे को बिठा देंगे? नहीं ना। इसका मतलब हमने क्या किया है, हर एक, मैं कहूँ स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग क्लासेस डिवाइड कर दी है ना, जैसे LKG 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। सिमिलरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने हर कंपाउंड्स के लिए अलग अलग फैमिली, अलग अलग ग्रुप डिवाइड कर दिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ अल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो उनको हमने एक फैमिली मेंबर्स में डाल दिया भी, हाँ ये इस मेंबर्स को बिलोंग करते हैं। फिर एल्केन्स हैं, मैं आपको बताऊंगी अभी एग्जांपल, एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। तो एल्केन्स जो है उन्हें एक फैमिली में डाल दिया, ठीक है, एल्कीन को एक में डाल दिया। एल्कोहल तो आप समझते हो ना, OH ग्रुप वाले हो गए, है ना। ऐसे में अगर आपको कहूँ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले हैं, COOH ग्रुप वाले जो हैं, उन्हें हमने एक मेंबर्स में डाल दिया। अब मैं अल्कोहल वाले को COH ग्रुप वाले में नहीं डालूंगी, मतलब OH ग्रुप वाले को C डबल बॉन्ड OH वाले ग्रुप में नहीं डालूंगी। क्यों नहीं डालूंगी? क्योंकि अल्कोहल का अलग ग्रुप है, COOH वाले का अलग ग्रुप है। मतलब कि हर एक मेंबर्स जो है, ठीक है, हर एक सीरीज ऑफ कंपाउंड्स का अपना एक ग्रुप होता है और उनका अपना एक जनरल फॉर्मूला होता है। जैसे हर स्टूडेंट की अपनी एक क्लास होती है, उसी तरह हर कंपाउंड का अपना एक जनरल फॉर्मूला होता है और वही जनरल फॉर्मूला क्या करता है, उसको एक ग्रुप के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए, उसके बाद एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। होमोलोगस सीरीज होती है अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, a series of compounds which are represented, लिख लीजिए, which have ना लिखिए, which are represented by same
जनरल फॉर्मूला। समझ पा रहे हैं ना, एलकेजी वाली क्लास में ही जाएगा, क्लास 8 वाला क्लास 8 में ही जाएगा, उसको हम एलकेजी में या एलकेजी वाले को क्लास 8 में पुट नहीं करेंगे। सिमिलरली हर जो कंपाउंड है, ठीक है, उसकी एक ना एक फैमिली होती है और उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं, उसके जनरल फॉर्मूला से डिसाइड करते हैं। अगर दो कंपाउंड्स का जनरल फॉर्मूला सेम है तो वो एक ही ग्रुप के अंदर लाई करेंगे, ठीक है। अगर एक कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला दूसरे कंपाउंड से मैच नहीं करता तो वो अलग अलग किस में लाई करेंगे, उनका अलग अलग जनरल फॉर्मूला होगा, अलग अलग ग्रुप में लाई करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले होमोलोगस सीरीज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है एल्केन्स। कौन सी है? एल्केन्स। स्टूडेंट्स, एल्केन्स का मतलब क्या होता है? देखो, आपने जो डिफरेंस समझना है, तीन होते हैं, एक होता है एल्केन्स, एक होता है एल्कीन्स और एक होता है एल्काइंस। फर्क कहाँ पर आ रहा है? आप वर्ड को देखो, ए एल के जो है वो तीनों में सेम है, ए एल के तीनों में सेम है, देखने को मिल रहा है ना, देखो ये चीज़ तीनों में सेम है। फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क आ रहा है एन्स, ईन्स और आइन्स में, है ना। अब अगर आपको किसी भी नाम में, जैसे मिथेन आपको देखने को मिल जाए, ये फैमिली का नाम है, ये फैमिली का नाम है। जैसे मान लीजिए मतलब हमारे इंडिया में क्या होता है, कास्ट सिस्टम होता है, इंडिया का हर जगह ही होता है। मतलब आपकी फैमिली की कोई ना कोई कास्ट होगी, जैसे आप अरोड़ा हैं या मैं कहूँ आप पंजाबी हैं या आप सिख हैं, तो क्या होता है भी आपके पीछे नाम के पीछे कुछ ना कुछ लगता है ना। आपका कंप्लीट नेम मैं कहूँ, सरनेम में जैसे कह सकते हो, तो आपका सरनेम है। उसी प्रकार से ये जो है, ये हर फैमिली का, मतलब ये सरनेम है कंपाउंड्स का। एल्केन्स जो है, इसके अंदर जो मेंबर्स आएंगे, जैसे मिथेन आ गया, ठीक है, इथेन आ गया, प्रोपेन आ गया, तो आप देख रहे हो सबके पीछे एन 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 लग रहा है, मतलब कि वो इस फैमिली को बिलोंग करते हैं, इस ग्रुप ऑफ मेंबर को बिलोंग करते हैं, मतलब इस मेंबर्स के अंदर आते हैं। अगर मैं कहूँ इथीन, प्रोपीन, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे, ईन्स वाले में। अगर मैं कहूँ इथाइन, प्रोपाइल, मिथाइल नहीं, प्रोपाइल, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? एल्काइंस में आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो आप इसे रिलेट करो डेली लाइफ से, ताकि आप इसे समझ सको, ना कि आप इसे रट्टा लगाओ, ठीक है। अब एल्केन्स मैंने जैसे कि बोला, एल्केन्स का मिथेन कहाँ से आया, कैसे बोल सकती हूँ मैं मिथेन, इथेन, प्रोपेन, हेक्सेन, कैसे मैंने नाम दे दिया। तो स्टूडेंट्स देखिए, एल्केन्स के अंदर फॉर्मूला होता है, मैंने बोला ना, जो सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं जिनको हम सेम जनरल फॉर्मूला से, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, सारों को मैंने एल्केन्स में क्यों डाला? क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला सेम था। क्या जनरल फॉर्मूला है? CN, C के पैर में N है, ठीक है, H2N+2, ये फॉर्मूला होता है एल्केन का। C क्या है? कार्बन, N क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। अगर मैं कहूँ C की, मतलब N की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो, C1 हाइड्रोजन के पैर में क्या है? 2N+2, मतलब H, N तो 1 है ना, N 1 है तो 2 × 1 2 + 2 कितना हो गया? 4। ये क्या हो गया? CH4 बन गया। इसे हम बोलते हैं मिथेन। और मैंने इसे मिथेन क्यों बोला? देखो, फॉर्मूला तो हमें पता चल गया भी, जब N की वैल्यू ये डालेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब ये इस ग्रुप में है, N तो लगना ही लगना है। अब आगे मिथ कैसे आया? अगर कार्बन 1 है तो मिथ लगता है, अगर कार्बन 2 है तो इथ लगता है। आगे जाके समझाऊंगी नोमेनक्लेचर में, टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आपको होमोलोगस सीरीज को एक्सप्लेन करना है, इसलिए बता रही हूँ। N की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो CH4 हो जाएगा, N की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो, C2H का 2 × 2 4, 4 + 2 कितना होता है? 6, तो H6, ठीक है। अब C3 और 2 × 3 कितना होता है? 6, 6 + 2 कितना होता है? 8, H8। ये किस फैमिली में बिलोंग करते हैं? एल्केन में बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला सेम है, बस N की वैल्यू 1 से लेके आगे बढ़ाते जाइए। अब देखो एल्कीन्स, एल्कीन्स के केस में N = 1 वाला कंपाउंड नहीं होता है, N = 2 से शुरू करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। कुछ भी नहीं करना, इसमें +2 था, इसमें सिंपल है। अब आपने क्या करना है? अब आपने देखो, N की वैल्यू 1 तो पुट करनी नहीं, मैंने बोला 2 पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा? C2H4 हो जाएगा, C3H6 हो जाएगा, ठीक है। एल्काइंस का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? देखो, CnH2n-2, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? CnH2n-2। N की वैल्यू 1 नहीं पुट करनी, सिर्फ एल्केन्स में पुट करते हैं, बाकी में 2 आएगी, आगे तक सब क्लियर करूंगी। एक बार आपको फॉर्मूलाज दिखा रही हूँ, ठीक है। देखो, ये जनरल फॉर्मूला में C2 पुट, मतलब N2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 - 2 2, C2H2। C3 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? 2 × 3 6 होता है, 6 - 2 कितना होता है? 4, C3H4,
ठीक है। तो अब देखो, अगर आपको पेपर में दे दिया जाता है C2H6, C3H8 और C3H6, आपसे पूछें जो सेम जनरल फॉर्मूला को बिलोंग करते हैं उन्हें एक ग्रुप में डालो, तो आपने क्या करना है, n की वैल्यू दोनों आपको पता है भी, ये या तो एल्केन का होगा, ठीक है, या एल्कीन्स का होगा या एल्काइंस का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इतना बता दूं। एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से ही कंपाउंड बनता है। तो आप तीनों फॉर्मूला के लगा दो, n की वैल्यू देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों में पुट करके देख लो। अब आपको पता चल रहा है भाई ये दोनों जो है वो इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं और ये वाला इस फॉर्मूला को फॉलो करता है, तो इनको आप एक ग्रुप में डाल के कह सकते हो भी एल्केन के मेंबर्स हैं। होमोलोगस सीरीज का क्लियर हो चुका कंसेप्ट भी। होमोलोगस सीरीज के अंदर सबसे पहले सीरीज आती है एल्केन्स की, फिर आती है एल्कीन्स की, फिर आती है एल्काइंस की। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेमिंग करवाऊंगी, मिथीन, मिथेन, इथीन, प्रोपीन, प्रोपाइल, सब आगे करेंगे, सिर्फ सीरीज समझिए अभी। अब अल्कोहल की सीरीज आती है, देखो इसको नोट करो फटाफट से, मैं डेफिनेशन तब तक इरेज करती हूँ। देखो अल्कोहल की सीरीज में क्या होता है, अल्कोहल की सीरीज में OH ग्रुप लगता है। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 1 OH, ये होता है अल्कोहल की सीरीज। ये थी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और ये कौन सी है, अल्कोहल। अब इसके अंदर क्या होता है, सो स्टूडेंट्स अल्कोहल के केस में क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n + 1 OH। यहाँ पर क्या था, CnH2n + 2, एल्कीन में क्या था, CnH2n, एल्काइन में क्या था, CnH2n - 2, और अल्कोहल में क्या होता है, CnH2n + 1 OH। OH ग्रुप लगता है अल्कोहल के केस में। अगर किसी को नहीं पता तो वो नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अगर n की वैल्यू में 1 पुट करूं तो क्या आ जाएगा, C1H, अब 2 × 1 + 1 2 OH, ये क्या हो जाएगा, CH2OH, क्या हो जाएगा, नहीं CH2 नहीं होगा, देखो 2 × 1 2 + 1 3 CH3OH, ठीक है। इसे बोलेंगे मिथेनॉल, इसे क्या बोलेंगे, मिथेनॉल बोलेंगे। जो अल्कोहल ग्रुप होता है उसके पीछे ओल लगता है। अब कार्बन 1 है ना स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। मिथेन होता है ना वैसे तो, देखो CH4 होता है, एक हाइड्रोजन हटा के OH लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिथेनॉल हो जाएगा। आगे जाके नेमिंग करवाऊंगी, एक बारी जस्ट आप होमोलोगस सीरीज को समझिए। यही अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो क्या आ जाएगा, C2, देखो 2 × 2 4, 4 + 1 कितना होता है, 5 OH, ठीक है, इथेनॉल। ये है मिथेनॉल, ये है इथेनॉल, ऐसे। तो ये अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज हो गई। अब स्टूडेंट्स जो लास्ट वाला हमारा आता है, एक और आता है, इसे मैं कह सकती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की जो होमोलोगस सीरीज होती है। देखो फिर एक इसके अंदर आपको खासियत भी बताऊंगी भी, करेक्टरिस्टिक जिससे आप पहचान सकते हो भी ये होमोलोगस सीरीज को बिलोंग कर रहे हैं नहीं। तो देखो अब जो मैंने बोला है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी आता है स्टूडेंट्स तो आपका ग्रुप लगता है COOH, ये ग्रुप लगता है। और फॉर्मूला क्या होता है, देखो CnH2n + 1 COOH। अल्कोहल में क्या होता था, CnH2n + 1 OH, और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, CnH2n + 1 COOH। क्लियर है। अब n की वैल्यू 1 पुट करो, 2 पुट करो, होमोलोगस सीरीज आपके पास आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं अभी होमोलोगस सीरीज की क्या करेक्टरिस्टिक्स है, उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला की हेल्प से कर सकते हैं, दूसरा तरीका देखो आपको बताती हूँ, फटाफट से हेडिंग डालिए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है भी, कोई भी होमोलोगस सीरीज है, जैसे मैं अब बात करती हूँ एल्केन की बात करती हूँ, एल्केन की होमोलोगस सीरीज। अब आप फटाफट लिखिए फॉर्मूला में, बस n की वैल्यू 1 2 3 4 5 तक लिखिए, ठीक है, 5 तक लिखिए जल्दी से। फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n + 2, n की वैल्यू 1 भरो, 2 भरो, 3 भरो, 4 भरो, 5 भरो। देखो 1 भरूंगी n की वैल्यू तो क्या आएगा, CH4 आ जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू 2 भरूंगी तो क्या आएगा, C2H6 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 भरूंगी तो क्या हो जाएगा, C3H8 हो जाएगा। n की वैल्यू 4 भरूंगी तो क्या हो जाएगा, C4H10 हो जाएगा। मैं एक बार 4 तक ही भर रही हूँ, आप 5 तक भरना, 5 तक भर लो, इट्स अप टू यू। अब देखो कैसे पहचान करो भी होमोलोगस सीरीज है, तो कॉन्जिक्यूटिव्स, ठीक है, मतलब आगे पीछे वाले जो भी मेंबर्स हैं,
ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब ऊपर आगे पीछे वाले मेंबर्स जो हैं वो डिफर करेंगे CH4 ग्रुप से, सॉरी CH2 ग्रुप से, हाँ जी, वो डिफर करेंगे CH2 ग्रुप से और साथ ही साथ 14 यूनिट से। इसका क्या मतलब है देखियो, अब n की वैल्यू 2 जब हमने पुट की और n की वैल्यू 1 जब पुट करी, इसे माइनस करेंगे। देखो n की वैल्यू 2 क्या है, C2H6 माइनस करो CH4, जैसे एक नॉर्मल मैथमेटिकली कह रही हो, ऐसे माइनस नहीं होता, वैसे माइनस करके देखना है। मतलब कार्बन में 2 कार्बन में से 1 कार्बन निकल गया, 1 रह गया, 6 कार्बन में से 4 कार्बन निकल गए, कितने रह गए 2, तो इनका गैप कितना है, CH2 का गैप है। मतलब अगर आप CH2 करते करते बढ़ाते जाओगे तो आपको होमोलोगस सीरीज मिलेगी। तो देखो CH4 में CH2 जोड़ा तो C2H6 आ गया, C2H6 में CH2 जोड़ा तो क्या आ गया, C3H8 आ गया, फिर इसमें CH2 जोड़ा तो क्या आ गया, C4H10 आ गया। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो भी क्या उनमें गैप CH2 का है, अगर उनमें गैप CH2 का है तो वो एक ही मेंबर को बिलोंग करते हैं। सेकंड क्या चीज़ है, 14 यूनिट्स, यानी कि मास निकालना है दोनों का। देखो जो सेकंड वाला था C2H6, इसका मास निकालते हैं 2 इंटू कार्बन का कितना होता है 12 होता है, तो 2 इंटू 12 कितना होगा 24, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और कितने हाइड्रोजन है 6 हैं, तो ये तो हो गया 30, और CH4 का कितना होता है देखो 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 हो गया, तो 30 माइनस 16 करो कितना आ जाएगा 14। तो मतलब कि हर ग्रुप का डिफरेंस भी कितना है 14 है। मतलब अगर आप 14 मास बढ़ाते जाओगे ना, 14 ऐड करते जाओगे तो भी आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो भी होमोलोगस सीरीज है। इसका निकाल लो, फिर इसका निकाल लो, फिर इसका, सबका गैप देखो, जरूरी नहीं फर्स्ट सेकंड का ही देखना, आप इन दोनों का देख लो, इन दोनों का देख लो। कॉन्जिक्यूटिव सीरीज का देखना है, 2 कॉन्जिक्यूटिव सीरीज, अब नोट कीजिए 2 कॉन्जिक्यूटिव सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप एंड बाय 14 यूनिट्स। सबसे पहली चीज ये लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, होपफुली आपने ये कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ ली होगी। इसी के अंदर आपको सब नहीं, इसके अंदर नहीं, अब फंक्शनल ग्रुप वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए अगर मैं कहूँ फंक्शनल ग्रुप कहीं पर प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे अभी अल्कोहल का बताया OH होता है ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का बताया COOH होता है ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ अगर कुछ और ग्रुप लग जाए अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन तो वो फंक्शनल ग्रुप है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं कहूँ भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर होमोलोगस सीरीज आपको पहचाननी है तो कैसे पहचानोगे, उसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, एक आपके पास कंपाउंड है जिसमें OH है, एक आपके पास कंपाउंड है जिसमें COOH है। होमोलोगस सीरीज कैसे पता चलेगी, अगर दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है तो दोनों सेम मेंबर्स को बिलोंग करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे। अब एक में OH है दूसरे में COOH है तो वो कहाँ से हो जाएंगे सेम मेंबर के, उनके अलग अलग ग्रुप होंगे और उनमें भी CH2 का क्या हमें गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स थी, आप लिख सकते हैं ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स इफ दे आर सेम देन दे विल बी प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप, अदरवाइज दे विल बी प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप्स आपको कंपाउंड में सेम दिखते हैं तो उन्हें सेम ग्रुप में डालो, अगर डिफरेंट दिखते हैं तो उन्हें डिफरेंट ग्रुप में आप डाल सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है, बी फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए मैं कहूँ द मेथड ऑफ द सेपरेशन विल बी, नहीं द मेथड ऑफ प्रिपरेशन विल बी सेम। मान लीजिए एल्केन्स की बात करती हूँ, एल्केन में मैं कहूँ मीथेन है इथेन है, अगर मुझे इन दोनों को प्रिपेयर करना है तो दोनों के प्रिपरेशन के मेथड्स भी सेम होंगे, ठीक है। लेकिन यदि मैं आपको कहूँ भी मुझे इथेन बनाना है और इथीन बनाना है, मतलब एक एल्केन का है और एक एल्कीन का है, तो दोनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी अलग होंगे। सो आप लिख सकते हैं द मेंबर्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप विल हैव सेम मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इफ दे बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स दे विल हैव डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप स्लो कर सकते हो स्पीड, और या बैक करके दोबारा सुन के नोट कर सकते हो कॉपी में। तो ये तो था स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये थी हमारी होमोलोगस सीरीज के बारे में सबसे पहला टॉपिक जो मैंने कवर किया है आज के इस वीडियो लेक्चर का। अब मैं आपको बताने लगी हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं तब तक इसको इरेज करती हूँ और हम एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे जो मैंने अभी आपको फर्स्ट टॉपिक बताया और फिर ही सेकंड टॉपिक पे चलेंगे, ताकि साथ के साथ हम उसे याद करते रहें, हम उसमें कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। अब देखो सबसे पहली चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करी होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, सेम जनरल फॉर्मूला होता है, राइट, ठीक है। और उसके अंदर मैंने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स में बोला भी CH2 ग्रुप से वो डिफर करेंगे, साथ ही साथ 14 जो यूनिट्स हैं उनका गैप होगा,
ठीक है। सेकंड चीज़ मैंने बताई भी, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है तो उन्हें सेम ग्रुप में रखो, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मतलब डिफरेंट ग्रुप्स में असाइन करो। थर्ड मैंने आपको ये बताया भी, अगर सेम ग्रुप को वो बिलोंग करते हैं तो उनका मैं क्या कह सकती हूँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो भी सेम होगा। अगर वो डिफरेंट ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी डिफरेंट होगा। फिर मैंने आपको होमोलोगस सीरीज बताई थी एल्केन्स की, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। फिर बताई एल्कीन्स की, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n। फिर बताया एल्काइंस का, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। उसके बाद हमने अल्कोहल की बात करी। अल्कोहल वाले ग्रुप का क्या होता है, CnH2n+1OH, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले का क्या होता है, CnH2n+1COOH, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अपन शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब आती है क्लासिफिकेशन। आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल रख लो कॉपी को, क्योंकि हम एक टेबल की फॉर्म में इसको याद कर लेंगे, ठीक है। बीच में लिखिए आप क्लासिफिकेशन। किसकी क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पहले हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले कैटेगरी जो होती है वो होती है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कौन सी होती है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है। और सेकंड कौन सी होती है, क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ओपन चेन होती है इसे हम और क्या कह सकते हैं, इसे बोलते हैं एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन वाले को एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और क्लोज चेन वाले को हम बोलते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या फिर इसे रिंग भी कह सकते हैं, रिंग वाले जो होते हैं, ठीक है। अब आपको एक पहले इसका एग्जांपल बताती हूँ, फिर इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन बताती हूँ। देखो ओपन चेन तो अभी तक हमने जैसे स्ट्रक्चर में आपको बताऊं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है तो ये ओपन चेन है। क्लोज चेन पता क्या होगी, क्लोज चेन होगी ऐसे, ठीक है। आपको पता है ना, जब भी मैं ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर हम हाइड्रोजन लगाते हैं। इसने दो बॉन्ड्स बना रखे हैं, कितने और बॉन्ड्स बना सकता है, दो ही बना सकता है, तो CH2। सिमिलरली ये भी CH2, सिमिलरली ये भी CH2, सिमिलरली ये भी CH2। तो इस केस में क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस केस में क्या है, एक क्लोज चेन बन रही है, कोई ओपन एंड नहीं है। तो ये क्या है, ओपन चेन का स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, क्लोज चेन का स्ट्रक्चर है। ओपन चेन वाले को हम क्या कहते हैं, एसाइक्लिक भी कह सकते हैं। देखो साइकिल की तरह ही है ना, मतलब जहाँ से शुरू किया वहीं पर वापस आ रहे हो, एक तरह से मैं कहूँ तो ये एसाइक्लिक होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं देखने को मिलता। और क्लोज चेन क्या होता है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो कि कुछ इस प्रकार के आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। अब स्टूडेंट्स, क्लोज चेन को हम क्या करते हैं, फर्दर दो और मैं कह सकती हूँ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप होता है ओपन चेन, फिर होता है क्लोज चेन। क्लोज चेन की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक होता है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन सा मैंने बोला, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और एक होता है एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये भी क्या होते हैं, फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं, 2 तरह के होते हैं ये। एक होता है होमो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एक होता है हेट्रो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। होमोसाइक्लिक, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम वैसे तो, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक, इसको दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी फर्दर क्या है, 2 में डिवाइडेड है, एक होमोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्क देखिए, ये क्या है होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ये क्या है होमोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी समझाऊंगी। पहली चीज तो क्लियर होगी थी ना, ओपन और क्लोज। अब आप पहले पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक के बारे में, फिर फर्दर उनकी टाइप्स में। उससे पहले आपको होमो और हेट्रो जनरल में बताती हूँ होता क्या, ताकि आपको और ईजी हो जाए, ठीक है। अगर आपको एक बार ये पता चल गया तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसको इरेज कर रही हूँ, उससे पहले इसको टेबल से को ड्रॉ कर लो। आपने करना है हॉरिजॉन्टल वे में ही करना है, ठीक है। अब देखो मैंने जो टर्म यूज़ करी होमो और हेट्रो, होमो का मतलब होता है स्टूडेंट सेम। अब कुछ ना कुछ तो सेम होगा,
जैसे मैंने अभी आपको होमोलोगस सीरीज बताई थी, तब भी मैंने कहा था ना होमो का मतलब होता है सेम, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ सेम होगी? वहाँ पर क्या सेम होता था होमोलोगस सीरीज में? जनरल फॉर्मूला सेम होता था। यहाँ पर क्या चीज़ सेम होगी देखते हैं। ओके सो देखो, मैंने आपको बोला होमो का मतलब क्या है? सेम है। होमोसाइक्लिक क्या होता है स्टूडेंट्स? होमोसाइक्लिक होता है भी कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट होंगे। जब आपको सिर्फ कार्बन एटम्स देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, तो वो क्या, हाइड्रोजन तो होंगे ऑब्वियसली क्योंकि कार्बन ने अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, लेकिन आपको सिर्फ कार्बन एटम्स अगर देखने को मिलते हैं अपने स्ट्रक्चर में तो वो होमोसाइक्लिक हो जाता है। लेकिन अगर आपको क्या होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इफ ओनली कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट रिंग या साइकिल, रिंग ही लिख लीजिए वैसे तो वो क्या हो जाएगा? होमोसाइक्लिक। क्योंकि देखो ओपन चेन क्या होते थे? एसाइक्लिक, और क्लोज चेन क्या होते थे? साइक्लिक। क्लोज के अंदर ही आते हैं ना होमो और हेट्रो, तो है तो वो भी साइक्लिक ही, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे इफ ओनली कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट द रिंग। जैसे मैं इसका एग्जांपल दे दूं, देखो ये क्या है? होमोसाइक्लिक है, भी सिर्फ कार्बन एटम्स आपको रिंग पे देखने को मिल रहे हैं, CH2 CH2 CH2। हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है? भी कोई भी एक कोई और ग्रुप आ जाए, मतलब ग्रुप में कहूँ कोई भी एक दूसरा कंपाउंड आ जाए, जैसे नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, इसी के अंदर मैं कह दूँ मान लो हाइड्रोजन की जगह यहाँ OH आ गया, O आ गया ना यहाँ पे, तो ये हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। भी मतलब एक ना एक कार्बन जो है वो किसी और एटम से रिप्लेस हो जाए तो वो हेट्रोसाइक्लिक होता है। तो आप हेट्रो की डेफिनेशन लिख सकते हो, इफ ओनली वन एटम अदर देन कार्बन इज प्रेजेंट एट द रिंग इट इज नॉन एज हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, इफ ओनली वन एटम अदर देन कार्बन इज प्रेजेंट एट द रिंग इट इज नॉन एज हेट्रोसाइक्लिक। समझ आ गया होमो और हेट्रो के बीच में डिफरेंस। अब आता है एलिसाइक्लिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है। सबसे पहले एरोमेटिक समझाती हूँ, उसके बाद एलिसाइक्लिक आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो देखो एरोमेटिक क्या होता है? एरोमेटिक होने के लिए ना कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है भी जो आपका स्ट्रक्चर है उसको साइक्लिक होना चाहिए और उसको प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर वाली कंडीशन आगे जाके हम इन डिटेल में स्टडी करेंगे तो टेंशन नहीं लेनी, बस इतना याद रखो साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक तो पता है ना कैसे पहचानते हैं, ठीक है। सेकंड चीज इसके अंदर हम क्या देखते हैं, सेकंड चीज ये देखेंगे कि इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर वो इस फॉर्मूला को फॉलो करता है तो होगा क्या फॉर्मूला होता है, दी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर 4n+2 रूल को फॉलो कर जाएंगे तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। कैसे, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल है, यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ एक ही पाई इलेक्ट्रॉन है ना। और अगर मैं इसी स्ट्रक्चर में यहाँ ऊपर लोन पेयर दिखा दूँ आपको, तो यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो ये है और एक इसको भी काउंट करेंगे, लोन पेयर को भी काउंट करेंगे क्योंकि है तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स ही ना, तो एक और दो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको 4n+2 की वैल्यू 2 के इक्वल दिख जाती है, मतलब यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 आ जाती है तो वो एरोमेटिक है। और अगर वो इसके इक्वल नहीं होगा, आप देखो 4n = 2 क्या हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा 0, n क्या आ जाएगा 0, मतलब n को जब आप 0 पुट करोगे तो 2 = 2 हो जाएगा, मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। थर्ड कंडीशन होनी चाहिए भी जो कार्बन प्रेजेंट होता है ना, कार्बन, ये जो कार्बन इधर है इधर है इधर है, ये या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो या ये sp हाइब्रिडाइज्ड हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं चलेगी, ओनली sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। क्लियर है। अब देखो जो ये नहीं फॉलो कर रहे एरोमेटिसिटी को, उनको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक, या फिर उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक। क्या बोलेंगे उन्हें, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे या फिर उसे क्या बोल देंगे, एलिसाइक्लिक बोल देंगे। क्लियर है। और जो एरोमेटिक होते हैं मतलब ये साइक्लिक भी हैं और इस रूल को भी फॉलो कर रहे हैं तो वो एरोमेटिक के अंदर आएंगे, अगर वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे नॉन एरोमेटिक के अंदर आएंगे, यानी कि एलिसाइक्लिक में आ जाएंगे। अब अगर मैं यदि आपको बोल दूं एरोमेटिक के अंदर ही होमो न्यूक्लियर एरोमेटिक कौन से होते हैं, हेट्रो न्यूक्लियर कौन से होते हैं, होमो वाले भी सिर्फ कार्बन कार्बन है देखो,
और कोई ग्रुप तो नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, होमोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड। अगर यहीं पर आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई ग्रुप देखने को मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोन्यूक्लियर एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक क्यों कहूंगी, अगर वो इन कंडीशंस को फॉलो करेगा तो, ठीक है, अगर वो नहीं करेगा तो नहीं होगा, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक के अंदर आ जाएगा, एलिसाइक्लिक के अंदर आ जाएगा। तो आपको क्लासिफिकेशन तो समझा दी है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें हम ये चेक करेंगे भी वो एरोमेटिक है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है। एक चीज़ आपको बताती हूँ, अभी मैंने जो प्रीवियस एक क्वेश्चन कराया था, मैंने वहाँ क्या गलती से, जैसे आप कर रहे होते हैं ना, अभी क्वेश्चन लिख रहे होते हैं फ्लो में, तो मैंने आपको वहाँ इसको एक गिन लिया। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, एक बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, सिमिलरली लोन पेयर है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना, 4n+2 = 4 हो जाएगा इस केस में। क्लियर है, ठीक है। तो फिर हम मतलब n की वैल्यू क्या डालें भी वो 4 के इक्वल आ जाए। तो n की वैल्यू अगर 0 डालूंगी तो क्या 2 के इक्वल मतलब आएगा, n की वैल्यू 1 डालूंगी तो 6 आएगा, मतलब 0 और 6 के बीच में 4 तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा ना, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, ये नॉन एरोमेटिक कहलाएगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, पक्का क्लियर है। अब इधर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए बेंजीन का, वो करेक्ट कर लीजिएगा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, आपको नोट भी मैंने वहाँ पर लिख दिया है, आप फिर भी एक बार देख लीजिए इसको। अब देखिए इस केस में 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 6 = 4n+2 करेंगे, अब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वो 6 के इक्वल आ जाएगा, है ना, मतलब ये एरोमेटिक है। ये तो एक रूल था, एक और रूल क्या होता है भी, जो कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट है या तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो या sp हाइब्रिडाइज्ड हो। तो यहाँ से देखो, यहाँ जो कार्बन है ये एक बॉन्ड इधर बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड इधर और एक और डबल बॉन्ड बनाए हुए, 3 बॉन्ड बनाए हुए, और कितने बॉन्ड बना सकते हैं, एक बना सकते हैं, तो CH हो जाएगा ना, एक जस्ट जनरल बता रही हूँ। अब इसकी वो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिनते, 2, एक हाइड्रोजन के साथ 3, तो कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। तो मतलब अब बाकियों को भी चेक करेंगे तो वो sp2 या sp ही आपको देखने को मिलेगी, sp3 देखने को नहीं मिलेगी, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंडर आ जाता है। साथ के साथ ये साइक्लिक भी है ना, तो ये एरोमेटिक का केस हो गया। बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। अब देखो ये बता दिया, ये देखिए इस केस में क्या है, 1, 2 और ये क्या है, नेगेटिव साइन है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स याद कर लो अगर किसी को नहीं पता तो। 2, 1, 2, 4, 5 और 6, ये भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 = 4n+2 रूल लगाओ, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो वो 6 के इक्वल आ जाएगा। ये साइक्लिक भी है, इसमें कार्बन चेक करोगे तो sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगी, sp3 नहीं देखने को मिलेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अब आपने ये वाला जो एग्जाम्पल है इसको होमवर्क के लिए करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दीजिएगा, ये एज योर होमवर्क है, आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपने मुझे n की वैल्यू बतानी है और ये भी बताना है भी एरोमेटिक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये स्टूडेंट्स, देखिए अब इसमें क्या है, अदर देन कार्बन एक आपको नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है, तो ये हेट्रोन्यूक्लियर है, साथ ही साथ के ये साइक्लिक भी है। अब ये चेक करते हैं क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है। अगर एरोमेटिक हो तो क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ये एरोमेटिक नहीं होगा तो ये क्या कहलाएगा, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब देखो इसमें 1, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 4n+2 रूल लगाओ, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 6 के इक्वल है, मतलब ये एरोमेटिक है। तो कौन सा एरोमेटिक है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, पक्का क्लियर है। अब लास्ट आता है क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन में देखो 1, 2, 3, इसमें भी 3 बॉन्ड है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये भी ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ये एज योर होमवर्क है, इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, अच्छे से देखिए। एक और चीज़ आप चेक करते हैं, ये तो मैंने आपको कर लिया, इनमें आप कार्बन को चेक करते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसमें एक बार कार्बन चेक करते हैं। जरूरी नहीं है भी अगर वो 4n+2 को फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक होगा, हमें ये भी चेक करना है भी वो sp2 हाइब्रिडाइज है या sp हाइब्रिडाइज है। तो इसमें एक बार फिर से चेक करती हूँ, देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, हाइड्रोजन भी पहले लगा देते हैं। ये कार्बन ने 1, 2 और 3 बॉन्ड बना रखे हैं, चौथा बना सकता है, H लग जाएगा। ये कार्बन ने 1, 2, 3 बना रखे हैं, ये भी CH हो जाएगा। इस कार्बन ने भी 1, 2 और 3 बना रखे हैं, CH। इसने 2 ही बना रखे हैं तो ये CH2 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा और ये CH हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है। अब आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। 1, 2 पाई बॉन्ड नहीं गिनना, 3 हाइड्रोजन के साथ sp2। इसको देखते हैं, 1, 2 तीसरा हाइड्रोजन के साथ sp2। ये देखते हैं 1, 2 तीसरा हाइड्रोजन के साथ sp2। ये देखते हैं 1, 2 और तीसरा हाइड्रोजन के साथ sp2। ये देखते हैं 1, 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ
4, यानी कि ये क्या हो गया, sp3 हो गया। तो क्या ये एरोमेटिक है? ये एरोमेटिक नहीं है। देखो अब यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, ये होगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक, मतलब होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमो क्यों? क्योंकि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, सो क्लियर हो चुका है। आप बाकी सब में भी चेक कर सकते हो, बाकी सारे जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वो एरोमेटिक के हैं। ये एक जो था ये नॉन एरोमेटिक का एग्जाम्पल था। ठीक है, ये वाला नहीं मैं बताती, ये वाला आपके लिए एज अ होमवर्क है, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर है? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो यहीं पर जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है ये फिनिश होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंसीडर करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में, यानी कि हम नेमिंग करेंगे इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सो थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।